Hello, good morning. I am Atul Chaudhary, Assistant Professor, IIMT College of Law, Greater Noida, and today we will discuss about general defenses in law of torts. So, what are the general defenses? What are the ingredients of those general defenses? Uh, if we talk about law of torts, what is tort? Salman defined it as it is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligations. So what law of tort is कि अगर कोई ऐसा लीगल राइट है किसी का वायलेट हुआ है जो क्रिमिनल भी नहीं है और सिविल भी नहीं है और उसके लीगल राइट का वायलेशन होने से कुछ डैमेज हुआ है तो उसकी कंपनसेशन के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स काम में आता है एंड फ्रेशर डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट को दैट इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी कि जो इंजर्ड पार्टी है उसे जो इंजरी हुई है उसे कंपनसेशन मिलेगा क्योंकि उसका राइट इन रेम था एक प्राइवेट इंडिविजुअल होने के नाते उसका एक राइट इन रेम था पूरी वर्ल्ड से राइट इन रेम का मतलब है कि पूरी वर्ल्ड से उसका एक राइट था एक प्रोटेक्शन का राइट था जो इंजरी के बाद उसका हार्म हुआ और उसे कंपनसेशन के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स काम में आता है तो ये ऐसा फ्रेशर ने डिफाइन करा लॉ ऑफ टॉर्ट्स को law of tort is a branch of law of obligation where the legal obligation to refrain from harm to another and if harm is done it or to compensate it imposed not by the agreement but independently of the agreement by force of general law मतलब है कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये कोई एग्रीमेंट से नहीं आई है कोई कॉन्ट्रैक्ट करके ऑब्लिगेशन नहीं आई है ये ऑब्लिगेशन जो आई है एक जनरल लॉ से ऑब्लिगेशन आई है मतलब हमारी ऑब्लिगेशन है किसी दूसरे पर्सन के प्रति कि हम उसे उसका कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं करें तो इस ही ऑब्लिगेशन जनरल ऑब्लिगेशन को प्रिजर्व करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स आया है और इसके कुछ जनरल डिफेंसेस हैं ठीक है so when the plaintiff brings an action against the defendant for a particular tort providing the existence of all the essentials of the torts the defendant would be liable for the same ठीक है the defendant may however even if such a case avoid his liability by taking a plea of some defenses कहने का मतलब है कि जब प्लेंटिफ जो इंजर्ड पार्टी है वो सूट फाइल करेगी केस फाइल करेगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट जिसने इंजरी करी है प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ ये स्टैब्लिश कर दे एसेंशियल इन ऑफ टॉट कोई टॉट है उसके एसेंशियल स्टैब्लिश कर दे कि हाँ डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से मुझे इंजरी हुई है वो इसे स्टैब्लिश कर दे तो जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होगा लेकिन कुछ ऐसे डिफेंसेस हैं जिससे जो डिफेंडेंट है वो अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड कर देगा मतलब कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं माना जाएगा कुछ चीजें अगर डिफेंडेंट स्टैब्लिश कर दे वही चीजें हैं डिफेंसेस इन टॉर्ट्स कि क्या चीजें अगर डिफेंडेंट बता दे कोर्ट में कि तो उसकी वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा there are some specific defenses which are particular to some particular wrongs and there are some general defenses which may be taken against action for number of wrongs कुछ जो डिफेंसेस हैं वो हर टॉर्ट के अलग अलग हैं जैसे डिफेमेशन का अलग डिफेंस है ठीक है इस प्रकार से हर टॉर्ट के कुछ डिफेंसेस अलग अलग हैं और कुछ डिफेंसेस ऐसे हैं जो कॉमन है जो हर टॉर्ट में डिफेंडेंट ले सकता है अपनी लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से बचने के लिए उसमें कौन कौन से जनरल डिफेंसेस हैं टॉर्ट में सबसे पहला जो मेजर जनरल डिफेंस है टॉर्ट में वो है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया और द कंसेंट डिफेंस ऑफ कंसेंट ठीक है सेकंड है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर जो प्लेंटिफ था वही रॉन्ग डूअर था थर्ड है इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड प्राइवेट डिफेंस मिस्टेक नेसेसिटी और लास्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हम बात करते हैं वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया कि इसका मतलब क्या है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया एक लैटिन मैक्सिम है इस लैटिन मैक्सिम का मतलब है कि जिसे इंजरी हुई है प्लेंटिफ को उसने वॉलेंटेरिली उस इंजरी के लिए हामी भरी थी मतलब उसने हाँ कह दिया था इस इंजरी को सस्टेन करने के लिए तो व्हेन अ पर्सन consent to the infliction of some harm upon himself he has no remedy for the tort in case the plaintiff voluntarily agrees to suffer some harm he is not allowed to complain for that and his consent serve as a good defense against himself कि अगर प्लेंटिव वॉलेंटेरिली एग्री कर रहा है कुछ हार्म को सफर करने के लिए तब वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता
क्योंकि उसकी जो कंसेंट है वो उसके अगेंस्ट एक डिफेंस की तरह काम करेगी। ठीक है। नो मैन कैन एनफोर्स अ राइट विच ही हैज वॉलेंटरी वेव्ड और अबेंडेंड। कंसेंट टू सफर द हार्म मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो एक ऐसा राइट के लिए आप किसी और को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते जो राइट आपने खुद ही वेव ऑफ कर दिया है, खुद ही आप उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे। ठीक है। और जो कंसेंट है प्लेंटिफ की, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब वो खुद ही कोई कंसेंट अपनी वेव ऑफ कर दे अपना राइट कंसेंट से। इम्प्लाइड है कि उसके एक्ट से ये पता चले कि वो जो अपना राइट है उसे वेव ऑफ कर रहा है, कंसेंट दे रहा है इम्प्लाइड। इसमें एक फेमस केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ था वो एक स्पेक्टेटर था मोटर कार रेस में। 1932 का केस है। इसमें प्लेंटिफ एक मोटर कार रेस हो रही थी, उसमें एक स्पेक्टेटर था, देख रहा था, काफी आगे बैठ के देख रहा था। तो दो जो कार्स थी उनका कोलिजन हो गया। और उस कोलिजन की वजह से एक कार उछल करके स्पेक्टेटर्स की तरफ आ गई, और जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था वो इंजर हो गया। इसके बाद फिर प्लेंटिफ ने केस फाइल करा डिफेंडेंट जो ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब था उसके अगेंस्ट, कि जो उसे इंजरी हुई है उसके लिए ब्रुकलिन रेसिंग ऑटो क्लब लाइबल है। लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो जिसे इंजरी हुई है, जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया है, वो लाइबल नहीं है, क्योंकि जब रेसिंग कार हो रही रेस हो रही थी और वो इतनी आगे बैठा हुआ था, उस स्पेक्टेटर्स की सीट इतनी आगे थी कि उसने खुद ही इम्प्लाइडली कंसेंट दी कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा और उससे जो इंजरी होगी उसके लिए मैं डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि उसे पता था कि अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो इससे मुझे इंजरी हो जाएगी, तो इसके लिए एक इम्प्लाइड कंसेंट मानी गई। और जो डिफेंडेंट ऑटो कार रेसिंग क्लब था उसे लाइबल नहीं माना गया। ठीक है। इसमें एक सेकंड केस आ जाता है इलियट वर्सेस विल्क्स का। इसमें जो ट्रेसपासर जो था, किसी की लैंड में, जो किसी की अनऑथराइज लैंड में जो गया था जो ट्रेसपासर, और जिसकी लैंड थी उसने कुछ स्प्रिंग गन्स लगा रखे थे। अ ट्रेसपासर हु न्यू अबाउट द स्प्रिंग गन्स ऑन अ लैंड कुड नॉट रिकवर डैमेजेस व्हेन ही वाज शॉट बाय अ स्प्रिंग गन। तो जो ट्रेसपासर था वो उस दूसरे की लैंड में गया और उसने अपनी लैंड को प्रिजर्व करने के लिए स्प्रिंग गन्स लगा रखे थे। और जब उन स्प्रिंग गन से उसे इंजरी हो गई, और वो अगर उस इंजरी के अगर केस फाइल करे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इंजरी के लिए, कंपनसेशन के लिए, तब कोर्ट उसके इंजरी को नहीं मानेगा। वो मानेगा कि वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस डिफेंडेंट के पास रहेगा, कि प्लेंटिफ ने खुद जानबूझकर जो ट्रेसपास किया स्प्रिंगम होने के बावजूद, तो उसे अब कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने खुद ही जानबूझकर वो एक्ट किया है, अपनी कंसेंट दे दी थी कि जब स्प्रिंग गन लगी हुई लैंड में वो ट्रेसपास करने जाएगा तो उसने अपनी कंसेंट दे दी कि फिर इस स्प्रिंग गन से जो डैमेज होगा उसके लिए फिर वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए दो पॉइंट प्रूव होने बहुत जरूरी है वॉल्टर नॉन इंजीरिया के। पहला पॉइंट है द प्लेंटिफ न्यू द रिस्क इज देयर। प्लेंटिफ जो था जिसे इंजरी हुई है उसे पता था कि यहाँ पे रिस्क है। और दूसरा है ही न्यू द सेम एग्रीड टू सफर द हार्म। और ये रिस्क होने के बावजूद उसे पता था कि रिस्क है, और उसने अपना एग्रीमेंट दिया ये हार्म जो हुआ उसे सफर करने के लिए। तो ये दो चीजें जब होंगी तब प्लेंटिफ कंपनसेशन नहीं मांग सकता डिफेंडेंट से। डिफेंडेंट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का एक डिफेंस अपने पास शो कर देगा और लाइबिलिटी से बच जाएगा। इसी में एक और केस है बोवोटर वर्सेस ट्रॉली रे कॉर्पोरेशन का। जो द प्लेंटिफ अ कार ड्राइवर was asked by the defendant's foreman to drive a horse which to the knowledge of both was liable to bolt. The plaintiff protested but ultimately took out the horse in obedience of the order. The horse bolted and the plaintiff was injured. Held, the maximum volatile non-fit injury did not apply and the plaintiff was entitled to recover. अब ये जो केस है, ये केस है कि जो प्लेंटिफ था वो कार ड्राइवर था, घोड़ा गाड़ी चलाता था डिपेंडेंट की। और एक उसमें एक ऐसा घोड़ा था जो सबको पता था कि ये बिदक जाता है, बोल्ट करने की उसकी आदत है। प्लेंटिफ जो था जिसे इंजरी हुई उसने मना करा कि मैं इस घोड़े को हैंडल नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे इंजरी कर देगा। लेकिन जो जो मालिक था उसने ऑर्डर दिया और फिर उसने उसको वर्क किया। और उस वर्क करने में जब प्लेंटिफ को इंजरी हो गई, तो डिफेंडेंट ने वोलेटाइल नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेना चाहा, बट कोर्ट ने इस सिचुएशन में मना कर दिया। क्योंकि जब हम जो दो एसेंशियल पॉइंट जो देखें, पहला है प्लेंटिफ न्यू द रिस्क। उस इस सिचुएशन में प्लेंटिफ को रिस्क का तो पता था कि रिस्क है इंजरी का,
बट उसने एग्री नहीं किया था, इसलिए डिफेंस डिफेंडेंट को ये नहीं मिल पाया। ठीक है। इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब कि कुछ सिचुएशन में ये डिफेंस डिफेंडेंट नहीं ले सकता। वो सिचुएशन है रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस फॉर्म एन एक्सेप्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया when the plaintiff voluntarily encounters a risk to rescue somebody from an imminent danger created by the wrongful act of the defendant, he cannot be met with the defense of non voluntary non fit injuria। इसमें केस है हाइन वर्सेस हार्वर्ड। इसमें था कि जो हार्वर्ड था उसके सर्वेंट ने दो घोड़े सड़क पे ऐसे ही बिना रीजनेबल केयर के पार कर दिए। एक बच्चे ने उस एक घोड़े पर पत्थर फेंक दिया, उसके बाद से घोड़ा भागने लगा रोड पर, जिसकी वजह से एक महिला और एक बच्चे को डेंजर में वो इंजरी के आ गए। और जो हाइंस थे उन वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने भाग करके उस घोड़े को रोका, लेकिन उसे रोकने में उन्हें इंजरी आ गई। उन्होंने फिर हार्वर्ड पर केस फाइल करा अपनी इंजरी के कंपनसेशन लेने के लिए। हार्वर्ड ने कहा कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का केस है, आपने वॉलेंटेरिली ये रिस्क लिया है, इसलिए मैं लाइबल नहीं हूँ। बट क्योंकि ये केस रेस्क्यू केस था, इसलिए डिफेंडेंट को लाइबल माना गया। हम इस फिर जो सेकंड जो डिफेंस है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इस पर आते हैं। इसके एक फेमस मैक्सिम है, एक्स टर्पी कॉज नॉन ऑडिटर एक्सियो। इसका मतलब है कि एक इमोरल एक्ट है, उससे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होगा। मतलब कि अगर जो कॉज है इंजरी का प्लेंटिफ को, वो प्लेंटिफ के ही गलत एक्ट अनलॉफुल एक्ट से आया है, तो प्लेंटिफ उस सिचुएशन में डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहरा सकता। ठीक है। इसमें है इट हैज टू बी सीन एज टू व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द प्लेंटिफ्स रॉन्गफुल एक्ट एंड द हार्म सफर्ड बाय हिम। कि जो प्लेंटिफ का जो रॉन्गफुल एक्ट था और उसमें जो हार्म जो उस प्लेंटिफ को सफर हुआ, उसमें अगर कोई कनेक्शन है, मतलब कि ये स्टैब्लिश हो जाए कि प्लेंटिफ के ही रॉन्गफुल एक्ट से वो हार्म हुआ है, तब प्लेंटिफ को कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जो डिफेंडेंट है वो इस डिफेंस को लेकर के अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा। ठीक है। इन एन ओवर इसका एग्जाम्पल है, इफ एन ओवरलोडेड ट्रक ब्रेक्स अ ब्रिज इंस्टेड ऑफ द वेट वार्निंग, even if the bridge was not properly maintained with proper repairs, the plaintiff's wrongful act is the determining cause of the accident. The plaintiff truck owner cannot ask for damages for from the bridge owner। मतलब एक ब्रिज ओनर था, जो उसके वो ब्रिज से जो ट्रक पास होते थे वो उनसे टैक्स लेता था। बट उसकी एक वेट लिमिट थी कि इतनी वेट के ही ट्रक्स पास हो सकते हैं। उसमें जो प्लेंटिफ था उसने बहुत ओवरलोडेड ट्रक उससे पास करा दिया, जिससे ब्रिज टूट गया, उसे हार्म हो गया, उसने केस फाइल करा। तब लेकिन ये केस में फिर देखा क्या गया कि गलती प्लेंटिफ की ही थी, जिसकी वजह से इंजरी हुई है, क्योंकि वो इतनी वेट लिमिट की जो वार्निंग थी उसने उससे ज्यादा ओवरलोडेड उसका ट्रक था। थर्ड डिफेंस आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। इफ द डिफेंडेंट कैन शो that he neither intended to injure the plaintiff nor could he avoid the injury by taking reasonable care। अगर डिफेंडेंट ये शो कर दे कि उसकी प्लेंटिफ को इंजर करने की कोई इंटेंशन भी नहीं थी, और जो एक्ट जो हुआ जिससे प्लेंटिफ को इंजरी हुई, वो कितना भी रीजनेबल केयर लेने के बाद भी वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो था, वो एक ऐसा एक्सीडेंट था जो अनअवॉइडेबल था, उसे नहीं रोका जा सकता था। इसका एक केस है स्टैनली वर्सेस पावल, 1891 का केस है। द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट हु वर मेंबर्स ऑफ अ शूटिंग पार्टी वेंट फॉर पेजेंट शूटिंग। मतलब कुछ शिकार के लिए गए ये दो लोग। द डिफेंडेंट फायर्ड एट अ पेजेंट, बट the shot from his gun glanced off an oak tree and injured the plaintiff. It was held that injury was accidental and the defendant was not liable। इसमें से एक जो डिफेंडेंट थे उसने शूटिंग के लिए एक कुछ बुलेट यूज की, उस बुलेट का एक पेटल ओक ट्री से टकरा करके प्लेंटिफ के लग गया। तो इसमें ये कहा गया कि ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट है, और इसे रीजनेबल केयर से भी जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट था उसकी इंटेंशन भी नहीं थी प्लेंटिफ को हम करने की, और कितना भी वो रीजनेबल केयर लेके अगर उस एक्ट को करता उस एक्ट को नहीं बचाया जा सकता। तो एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस डिफेंडेंट को मिला और उस वो लाइबिलिटी से बच गया। इसमें एक और केस है होम्स वर्सेस मैथर, 1857 का केस है ये। द डिफेंडेंट हॉर्स वाज बीइंग ड्रिवन बाय हिज सर्वेंट ऑन अ पब्लिक हाईवे। The horses were so startled by the barking of the dog that
it became unmanageable, and in spite of the best care of the defendant's servant to control them, they knocked down the plaintiff. It was held that the defendant was not liable. इसमें जो डिफेंडेंट था अपने हॉर्स से जा रहा था एक पब्लिक हाईवे पर, उस डिफेंडेंट का सर्वेंट हॉर्स को चला रहा था, और कुत्तों के भौंकने की वजह से घोड़े इतने घबरा गए कि वो अनमैनेजेबल हो गए। कितना भी रीजनेबल केयर उससे उन्हें उसने उन हॉर्सेस को मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाए। ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट माना गया, क्योंकि प्लेंट जो डिफेंडेंट था उसकी इंटेंशन भी नहीं थी प्लेंटिफ को हार्म करने की, और रीजनेबल केयर के बाद भी वो एक्सीडेंट को नहीं बचा पाया। तो ये एक इनएविटेबल एक्सीडेंट का जो डिफेंस था वो डिफेंडेंट को मिला और उसे लाइबल नहीं माना गया था। फोर्थ जो डिफेंस आता है वो है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड इज एन kind of inevitable accident, with the difference for the that in case of act of god, resulting loss arises out of the working of natural forces like exceptionally heavy rainfall, storm, tempest, tides and volcanic eruption। कि अगर जो लॉस हुआ है वो एक्सेप्शनल वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है, प्राकृतिक कारणों की वजह से हुआ है, जो प्रकृति की जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से हुआ है। जैसे बहुत तेज कोई रेनफॉल हो, कोई बहुत तगड़ा तूफान आए, वॉल्केनिक इरप्शन हो, इसमें एक अर्थक्वेक भी एक एग्जांपल है। तो इससे जो इंजरी होगी वो एक डिफेंस माना जाएगा डिफेंडेंट का, एक्ट ऑफ गॉड, और वो डिफेंडेंट लाइबल नहीं माना जाएगा केस में। The rule of strict liability, that is the rule in Ryland versus Fletcher, was recognized to be a valid defense for the purpose of liability under this rule। एक रायलन वर्सेस फ्लेचर केस था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, उसमें एक्ट ऑफ गॉड को एज अ डिफेंस माना गया था। टू इंपॉर्टेंट एसेंशियल आर नीडेड फॉर दिस डिफेंस। देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, and the occurrence must be extraordinary and not one which could be anticipated and reasonably guarded against। ठीक है, नेचुरल फोर्स होना चाहिए, और जो अकरेंस हो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की हो, जिसे एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता और जिससे बचाव के लिए भी कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब हल्की फुल्की बारिश एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगी, लेकिन बहुत ही हैवी रेनफॉल एक्ट ऑफ गॉड में आ जाएगी। इसका एक केस है रामालिंगा नादर वर्सेस नारायण रेदियर। इट विज it has been held that the criminal activities of unruly mob which robbed the goods transported the in the defendant's lorry cannot be considered to be an act of God, and the defendant is liable for the loss of those goods as a common carrier। इसमें जो डिफेंडेंट था उसने डिफेंस लेने की कोशिश करी कि जो भीड़ थी उसने उसकी लॉरी को लूट लिया, जिसकी वजह से वो प्लेंटिफ को इंजरी हुई, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट केस है इसमें निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, 1876 का केस है। द डिफेंडेंट क्रिएटेड सम आर्टिफिशियल लेक्स ऑन हिज लैंड बाय डैमिंग सम नेचुरल स्ट्रीम्स। Once there was an extraordinary heavy rainfall, stated to be the heaviest in human memory, as a result of which the embankments of the lake gave way. The rush of water washed away four bridges belonging to the plaintiff. It was held that defendant was not liable as the loss had occurred due to act of God। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था उसने एक लेक बनाई थी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, हल्की सी पानी की स्ट्रीम को रोकते हुए, लेकिन एक एक बार बारिश जो हुई, रेनफॉल वो हुई, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी रेनफॉल थी कि ह्यूमन मेमोरी में कभी इतनी रेनफॉल उस एरिया में कभी नहीं देखी गई, इतनी रेनफॉल कभी, इतनी हैवी रेनफॉल थी। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो एम्बार्कमेंट्स थे उसके लेक के वो टूट गए, बांध जो थे उसके लेके वो टूट गए, और पानी के रश की वजह से जो प्लेंटिफ था जिसे इंजरी हुई, उसके जो ब्रिजेस थे उसके लैंड में वो टूट गए। तो डिफेंडेंट जो था जिसकी लेक थी वो लायबल नहीं माना गया, उसने उसे जो डिफेंस मिला वो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिला, कि जो ये जो हार्म जो हुआ है प्लेंटिफ को वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, एक्ट ऑफ गॉड है, इसके हार्म के कारण डिफेंडेंट नहीं है, तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया। एक जो नेक्स्ट डिफेंस आता है वो है प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, द लॉ परमिट यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। If the defendant uses the force which is necessary for self-defense, he will not be liable for the harm caused thereby. The use of force is justified only for the purpose of defense. There should be imminent threat to the personal safety or property.
It is also necessary that such force is absolutely necessary to repel the invasion should be used. तो लॉ मानता है एक प्राइवेट डिफेंस को। आप कोई पर्सन प्राइवेट डिफेंस में कुछ हार्म कर सकता है अपने पर्सन या अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन जो थ्रेट है वो एमिनेंट थ्रेट होना चाहिए, बहुत ग्रेव थ्रेट होना चाहिए, और उस प्राइवेट डिफेंस में एक रीजनेबल फोर्स यूज करा गया होना चाहिए, तभी ये प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है डिफेंडेंट को मिलता है और वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाता है। इसमें केस है नाइल वर्सेस हिल 1929। इसमें कहा गया while the law recognizes the right of self defense as in one which may be easily abused, the force employed must not be out of proportion to the apparent urgency of the occasion. लॉ रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ डिफेंस में के राइट को, बट उसे अब्यूज भी किया जा सकता है। इसके लिए क्या चाहिए कि जो फोर्स एम्प्लॉय किया गया है सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक रीजनेबल प्रोपोर्शन का होना चाहिए, अननेसेसरी फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अगर अननेसेसरी फोर्स यूज किया जाएगा तो आपको प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस है वो आपको नहीं मिलेगा, डिफेंडेंट को नहीं मिलेगा। इसमें केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1823। द डिफेंडेंट हैड पुट अप स्प्रिंग गन्स इन हिज गार्डन विदाउट फिक्सिंग एनी नोटिस about the same, and a trespasser was seriously injured but its automatic discharge by its automatic discharge. It was held that the plaintiff was entitled to recover the compensation as the force used here was the plaintiff used was very high unreasonable force, and the plaintiff was entitled to recover compensation as the force used here was greater than the occasion demanded. इसमें जो स्प्रिंग गन से डिफेंडेंट को जो चोट पहुंची वो इतनी ग्रेव थी, इतनी ज्यादा थी कि ट्रेसपासर को रोकने के लिए इतने फोर्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए प्राइवेट डिफेंस का जो डिफेंस था डिफेंडेंट को, हॉलब्रुक को, वो नहीं मिल पाया। अब एक नेक्स्ट डिफेंस आता है मिस्टेक। जनरली अगर हम देखें तो टॉर्ट में मिस्टेक एज अ डिफेंस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें मिस्टेक का डिफेंस रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। मिस्टेक वेदर ऑफ फैक्ट और लॉ इज जनरली नो डिफेंस in torts and action for torts. When a person interferes with the right of another, it is no defense to say that he had honestly believed that there was some justification for the same when in fact no such justification existed. Entering the land of another thinking that to be one's own is trespass, taking away another's umbrella thinking that to be one's own, or driving of plaintiff's sheep amongst one's own herd is trespass of good, and injury to the reputation of another without an intention to defame is defamation. कहने का मतलब है कि आप मिस्टेक का डिफेंस टॉर्ट में नहीं ले सकते। अगर आपने किसी और की भीड़ों को अपनी भीड़ समझ करके अपने साथ ले गए हैं बिना इंटेंशन के, सिर्फ गलती से ही, एक इनोसेंट मिस्टेक से भी, तब भी आप ट्रेसपास ऑफ गुड्स के टॉर्ट के लिए लायबल ठहराए जा सकते हैं। इसमें एक केस है कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। इसमें एक ऑक्शनर था, ऑक्शनर वाज आस्क्ड टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स बाय द कस्टमर, ऑनेस्टली बिलीविंग दैट द गुड्स बिलोंग टू द कस्टमर, he auctioned them and he paid the sale proceeds to the customer. In fact, the goods belonged to some other person. In an auction by the true owner, in an action by the true owner, the auctioneer was held liable for the tort of conversion. इसमें एक ऑक्शनर था, उसने धोखे से किसी और के गुड्स को सेल कर दिया था, और उन गुड्स का जो रियल ओनर था उसने फिर उस पर केस फाइल करा उन गुड्स के कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए, और जो ऑक्शनर था उसने मिस्टेक का डिफेंस लेना चाहा बट उसे वो डिफेंस नहीं मिला, क्योंकि डिफेंस मिस्टेक एज अ डिफेंस जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नहीं मिलता। नेक्स्ट जो हमारे डिफेंस है वो है लॉ ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का जो डिफेंस है, एन एक्ट कॉजिंग डैमेज इफ डन अंडर नेसेसिटी टू प्रिवेंट अ ग्रेटर इवल इज नॉट एक्शनेबल इवन दो हार्म वाज कॉज इंटेंशनली। अगर नेसेसिटी में किसी ग्रेटर इविल को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई हार्म किया गया है तो वो हार्म इंजरी नहीं माना जाएगा। ठीक है।
नेसेसिटी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट डिफेंस, तो प्राइवेट डिफेंस और नेसेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. In necessity, there is infliction of harm on an innocent person, where in private defense, harm is caused to a plaintiff who himself is the wrongdoer. तो इन नेसेसिटी में एक इनोसेंट पर्सन को हार्म किया जाता है किसी ग्रेटर एबल को रोकने के लिए, और प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए हार्म एक्शन लिया जाता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, जिसे हार्म हुआ है उससे अपने हार्म को बचाने के लिए उसे हार्म किया जाता है प्राइवेट प्राइवेट डिफेंस में. Necessity is also different from inevitable accident because in necessity the harm is an intended one. Necessity में जो हार्म है वो जानबूझकर किया गया है ग्रेटर इविल को बचाने के लिए, और इनेविटेबल एक्सीडेंट में हार्म जानबूझकर नहीं किया गया है. ठीक है. इसका एक केस है लाई वर्सेस ग्लैंसन 1909 का केस है. फोर्सेबल फीडिंग ऑफ अ हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर टू सेव हर was held to be a good defense to an action for battery. Next case of Cope versus Sharp 1891. The defendant entered the plaintiff and to prevent the plaintiff's farm and to prevent the spread of fire to the adjoining land over which the defendant master had the shooting rights. Since the defendant's act was considered to be reasonably necessary to save the game for real and imminent danger, it was held that the defendant was नॉट लाइबल फॉर द ट्रेसपास. इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था उसका एक फार्म था जिसमें उसके शूटिंग के राइट्स थे. उस फार्म में आग लग गई थी. उस आग को बचाने के लिए जो प्लेंटिफ था उसने ट्रेसपास किया उसके फार्म को, और जो गेम था, गेम का मतलब जो शिकार जो होते हैं जिनका शिकार किया जाता है उन्हें बचाने के लिए उसने ट्रेसपास किया, और इस सिचुएशन में उसे नेसेसिटी का डिफेंस मिला. जो उसके ऊपर केस फाइल करा गया था ट्रेसपास का उसमें उसे लाइबल ठहराया नहीं गया था. लास्ट जो हमारा डिफेंस है वो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का. द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट which the legislature authorizes or directs to be done is not actionable even though it would otherwise be a tort. When an act is done under the authority of act, it is complete defense and the injured party has no remedy except for claiming such compensation as may have been provided by the statute. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट है जिसे लेजिस्लेचर ने, लॉ ने ही रिकॉग्नाइज करा है, लॉ ने ही उसे परमिशन दी है उस एक्ट की, और उस एक्ट से अगर टॉर्ट होता भी है तब आप उस प्लेंटिफ जो जिसके एक्ट से वो टॉर्ट हुआ है उसे आप लाइबल नहीं हेल्ड करा सकते कोर्ट में. उसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का एक डिफेंस मौजूद रहेगा. इसमें केस हम देखते हैं वैगन वर्सेस टैफ वेल्डल रेलवे कंपनी 1806. Sparks from an engine of the respondent's railway company, which had been authorized to run the railway, set fire to the appellant's goods on the adjoining land. It was held that since the respondent had taken proper care to prevent the emission of spark and they were doing nothing more than what the statute had authorized them to do, they were not held liable. तो एक रेलवे कंपनी थी टॉप वेल्ड रेलवे कंपनी, उसे परमिशन दी गई थी स्टैट्यूट द्वारा, लॉ द्वारा एक रेलवे ट्रैक पर रेल रेलवे को ऑपरेट करने की, और उसके इंजन से कुछ स्पार्क उसके इंजन से निकले स्पार्क से जो प्लेंटिफ था उसके कुछ लकड़ियों में आग लग गई थी. लेकिन जो रेलवे कंपनी थी उसे डिफेंस मिला स्टैट्यूट अथॉरिटी का कि उसने रीजनेबल केयर भी अपनाई. एक रीजनेबल केयर जो वो यूज कर सकते थे किसी हार्म और इंजरी को प्रिजर्व करने के लिए, और जो जो वर्क जो कर रहे थे वो रेलवे को ऑपरेट करने का, वो एक स्टैट्यूट ने उन्हें ऑथराइज किया गया था, लॉ ने उन्हें ऑथराइज किया था, इसलिए उन्हें लायबल नहीं माना गया. थैंक यू.